दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी हम दिल्ली से वापस आ गए। दिल्ली का प्रदर्शन अच्छा रहा, सभी को पता है। लेकिन यूट्यूबर्स अपने अपने तरीके के होते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि किसी का मंच ढकोसला है या एक्समैन ढकोसला है। सभी एक्समैन जोर शोर से वहां पर अपनी पूरी तैयारी से गए थे। मेरा कहना यह था कि बहुत देर तक मुझे मंच नहीं दिया गया। एट लास्ट उन्होंने कुछ मिनट मंच बाद में दिया, पूरा नहीं दिया। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें भी मौका दिया जाना चाहिए बोलने का। उत्तराखंड की सैन्य पावर राज्य छोटा होगा, लेकिन 2 पीआर रेजिमेंट गढ़वाल और कुमाऊं हैं और बहुत सारा संख्या बल के साथ हम गए थे। हमारे को उतना टाइम नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। साथ ही जिन लोगों ने बहुत बढ़िया वहां पर मांग पत्र रखा, बहुत सारी रिसर्च की है, मैं उनका समर्थन करता हूं। उनके अलावा जो भी पहले आए थे कपिल एंड पार्टी, उनका भी समर्थन करता हूं। राज बहादुर जी का भी समर्थन करता हूं। उसके अलावा कोई भी दल करता है, हमें अपना हक चाहिए कैसे भी मिले। गांधी जी के साथ भी सब गांधीवादी ही नहीं थे, सारे मिशन के अलग अलग टीमों से आए। मैं सबका समर्थन करता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मैं एक लड़ाकू सेना का, इन्फेंट्री का सोल्जर हूं। 30 साल नौकरी करके आया हूं। 15 साल लगभग मेरी पूरे भारत के ईस्टर्न एंड जेएंड के सेक्टर्सों की पूरी नौकरी है। उस अनुभव के आधार पर कुछ चीजें इसमें कवर नहीं है जिनको मैं कवर करके बताना चाहता हूं। इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट थी, क्योंकि कुछ चीजें एक्सप्रेस से ही आती हैं। नॉलेज अपनी जगह ठीक है, और जहां तक रहे संदेश की बात, कुछ लोग इस तरह की बातें करें, भारत सरकार को गलत संदेश जाता है कि ये लोग गलत तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। हाँ, कम पढ़े लिखे लोग, बूढ़े लोग जोश में कह देते हैं। यदि कहने का सही तरीका हमारे पास होता तो आज तक आप इतना अन्याय कहां से कर पाते। कहना ही तो नहीं आता है, यही तो गलती है। लेकिन अब कहना भी आता है और समय आ रहा है। अभी लड़ाई सही ट्रैक पर है। और जो भी माइंड मत करना जो यूट्यूबर या किस तरह से बनाते हैं, मैं सबका समर्थन करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। और इसी को मैं अपने यूट्यूब में ऐड भी कर रहा हूं। CCN न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहित, रिपोर्टर, भारत की राजधानी दिल्ली में इस वक्त मौजूद हूं और हमारे साथ में कुछ भाई फौजी लोग हैं जो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज का ये विशाल धरना जो है इसका उद्देश्य क्या है और ये किस वजह से किए जा रहे हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार, मैं एक्स सूबेदार मेजर खुशहाल सिंह यहाँ पे जंतर मंतर में सभी OROP के विरोध में जितने भी दल आ रखे हैं उन सबका समर्थन करता हूँ। सबसे पहले मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, एक छोटा सा राज्य जिसके 13 जिले मात्र हैं, लेकिन 2 प्रकार की सेनाएं, गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट वहाँ पर हैं। इसके अलावा बहुत सारे अदर आर्म्स में हैं। तो छोटे राज्य के बाद भी हमारा संख्या बल हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। पहली बात मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं इससे पहले भी यहाँ पे आया था, कपिल जी के मंच पर 2 दिन लगातार इंतजार किया, किसी ने मुझे बात करने का मौका नहीं दिया। आज मैं यहाँ पर आया हूँ वीर बहादुर सिंह जी के, जो पढ़े लिखे, जिनने एक्चुअल बीमारी पकड़ी है। मुझे लगता है मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन पॉइंटों में बहुत सारी समरूपता समानता है, लेकिन उन्होंने भी मौका नहीं दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो एयरफोर्स सिग्नल एडम यूनिटों से रिटायर हैं, फाइटिंग फोर्स के नहीं है। मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ, इन लोगों की टोटल नौकरी के बराबर मेरी फील्ड की नौकरी है। मैं 14 साल JNK के और 3 साल LAC चाइना बॉर्डर पर रहा हूँ। इसलिए मैं एक्सपीरियंस की बात करना चाहता था जो इनने मुझे करने नहीं दी। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उस बात को आगे रखना चाहता था कि मैं कह क्या रहा हूँ। सबसे पहले जो पे कमीशन बैठती है वो होती है CCS पॉलिसी, सेंट्रल सिविल सर्विसेज की जो पॉलिसी, वो सब पर एक बार में लागू की जाती है। उसमें जो अंतर होता है उसको डिफेंस पॉलिसी कहते हैं। उसमें सेना की संरचना, बनावट और कार्य को देखकर सभी ग्रुपों का एनालाइज किया गया, ऐसा 6 पे कमीशन कह रहा है। लेकिन हकीकत में उनने कहा कि अपने अपने ग्रेड और लेवल से सब संतुष्ट हैं, सिवाय ऑफिसर्स के कुछ मामलों के। मेरे पास उसका संदर्भ भी है, जिसकी संदर्भ संख्या 30 अक्टूबर 2008, जिसका रेफरेंस नंबर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, 52/2006 E3 के संदर्भ में ऐसा कहा जा रहा है कि हमने ग्रेडों का पुनर्निर्धारण किया। पे बैंड 4 के लिए आपने निर्धारण किया, किसी और के लिए नहीं, जो 15,600 से 39,100 तक था, जिसे आपने पे बैंड 4 करार दिया, जो 37,400 से लेकर 67,000 तक का हो गया। इसमें आपके 13 और 13A शामिल किए गए, जो कि
ब्रिगेडियर और कर्नल साहब आज की डेट पर हैं। ये था उनका कुछ समस्या, जहां हमें दूसरी तरफ PBOR कहते हैं, पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक। ये कोई परिभाषा नहीं है सेना की, असली परिभाषा है ऑफिसर्स JCO, NCO एंड अदर रैंक। JCO क्लास 2 गजिटेड है, जो आपने भारत सरकार को बताया ही नहीं अपने को ऊपर खींचने के चक्कर में। गजिटेड क्लास 2 वो अधिकारी होते हैं जो भारत सरकार के राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के तहत जिनका जूनियर कमीशन नंबर आता है, और उन्हें वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो एक मेजर साहब तक हैं। वो ऑफसेटिंग कंपनी कमांडर से लेकर सारे उनके अनुसूची में वही काम करता है। और उनके समकक्ष जो सिविल अधिकारी आते हैं, जिनको आप बोल रहे हैं कि समकक्ष सिविल अधिकारियों के समान पद दे दिए गए या ग्रेड दे दिया गया है, ये झूठ है। क्योंकि समकक्ष अधिकारी एक तो BDO साहब होते हैं, तहसीलदार साहब होते हैं, सर्किल इंस्पेक्टर साहब होते हैं, और उसी डिफेंस गवर्नमेंट के डिफेंस सिविलियन SO साहब होते हैं, सेक्शन ऑफिसर। वो सारे के सारे लेवल 8 और ग्रेड पे 48 के हिसाब से हैं। नायब सूबेदार ग्रेड पे 4200 और लेवल 6 में कैसे, जबकि उनका समकक्ष इक्विवेलेंट बराबर नहीं, समकक्ष असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लेवल 7 4600 के ग्रेड में। ये बात आपने भारत सरकार को कभी नहीं बताई। यहाँ पर से खराबी शुरू हुई। दूसरा, आप मिलिट्री के जवान की परिभाषा CCS से देते हैं, उसके भी 2 हवाले दूंगा मैं, कि हाई स्कूल या इंटर पास। जबकि हाई स्कूल या इंटर पास यदि सिविलियन होता है, वो शारीरिक विकलांग या उसके कुछ कमी भी है, तो भी उसको नौकरी मिलेगी। आप उसका उस प्रोफेशन के लायक पहले हार्ड से हार्ड मेडिकल टेस्ट ले रहे हो, फिजिकल टेस्ट ले रहे हो। अगर मेडिकल फिजिकल टेस्ट उसमें शामिल ही नहीं है, या हैं उसमें शामिल या नहीं होते, शामिल हैं, तो उसका ग्रेड उसी के बराबर लेवल 3 कैसे हो गया? क्या महेंद्र सिंह धोनी IAS अधिकारी था इसलिए कैप्टन रहा? इसका मतलब से खेलना और टीम संचालन करना आता था, इसलिए कैप्टन था। जब हमारी प्रोफेशनल योग्यता औरों से ऊपर है, तो कम से कम सिपाही लेवल 4 में क्यों नहीं गया? यही फिर 7th पे कमीशन में लोगों ने देखा, बाकी ग्रुपों ने देखा, उन्होंने अपने अपने रेफरेंसेस 7 पे में उन्होंने ग्रेड को चेंज कर दिया। सब कनिष्ठ रेडियोग्राफर अंडमान निकोबार 2000 से 2800 के ग्रेड में डाला, हवाला नंबर संदर्भ 7750। इसी प्रकार परीक्षण सहायक वानस्पतिक सर्वेक्षण पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन में होते हैं, संदर्भ संख्या 11, 16, 19, जिनको 2000 से 2400 का ग्रेड मिला। इसी प्रकार वरिष्ठ तकनीक सहायक सर्वेक्षण खान मंत्रालय 11, 29, 15 का जो संदर्भ है 4200 से 4600 में डाला गया। यानी कि फौज की भाषा में नायब सूबेदार से सूबेदार के ग्रेड में डाला गया। जब वो लोग अपना ग्रेड परिवर्तन करने के बाद फैक्टर लागू करवा सकते हैं, तो फैक्टर लागू से पहले क्या आपने किसी का ग्रेड चेंज किया? हाँ किया। आपने ये कहा कि एक रैंक अभी ऐसा है जिसको पे बैंड 4 में जाना चाहिए, वो रैंक है लेफ्टिनेंट कर्नल। 7th पे कमीशन की मेहरबानी, वो लेफ्टिनेंट कर्नल को भी पे बैंड 4 में ले गए। आपने वहाँ पर हवाला दिया कि पे बैंड 4 के लेवल 12 के 3 सेक्शन हैं, 12A और 12B, जहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल 12 में चले गए। हमारे साथ वहाँ भी धोखा हुआ। तो इसके अलावा एक प्रमोशन पॉलिसी, जिसको प्रमोशन नहीं मिलता है, CCS कहती है कि 60 सालों तक नौकरी करने पर 10 साल, 20 साल और 30 साल में उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा। यदि प्रमोशन नहीं हुई तो उस रैंक की पे देंगे आपको। डिफेंस सेक्टर के लिए आप कहते हैं कि आपको घटाकर 8, 16 और 24 कर दिया जाता है। जब सिपाही की सर्विस 17 से ऊपर है ही नहीं, तो आपका CCS पॉलिसी का MACP उस पर लागू कैसे हो गया? जबकि वो 17 ही साल नौकरी कर रहा है और उसे 8 साल में पहले MACP दिया आपने, 16 में दूसरी दी, तीसरी वो अचीव तब करता है जब वो 2 रैंक फाइट करता है, नाइक और हवलदार रैंक को फाइट करेगा, तो फिर तीसरी MSP उसके लिए कंसिडर कैसे कर गई? अपने लिए क्या किया ये भी बता देता हूँ। आपकी मिनिमम सर्विस सिपाही की होती है 15, आपकी है 20। उस औसत को देखकर आपने लेफ्टिनेंट कर्नल का प्रमोशन 13 साल में किया, पे बैंड 4, जहाँ पर 37,400 केवल बेसिक पे में बढ़त होती है। और भर्ती की उम्र 18, जोनों को जोड़ो 31, 3 साल NDA, 1 IMA, 4, टोटल उम्र 35। अब 55 साल की मैक्सिमम एज में से 35 घटाओ निकलता है 20।
20 ही उनका मिनिमम इंडेक्स अब्लिक इंक्रीजमेंट है। करेक्ट 20 इंक्रीजमेंट लेके आप रिटायर होंगे, बल्कि 25वें में आप TS कर्नल भी बनोगे और 13 में चले जाओगे, लेवल 13 में। अपने लिए इतनी अच्छी गणित निकाली तो सिपाही का तो ACP 2 के बाद 1 ही साल बचा। फिर हमारी पेंशन फिक्सेशन, हमारा इंक्रीजमेंट, मिनिमम इंक्रीजमेंट ऑफ पेंशन हम कैसे पहुंचेंगे? आपने 4, 8, 12 क्यों नहीं किया? ये था मेन फैक्टर जो कि सारी बीमारी का एक साथ इलाज कर देता। आपने ये भी नहीं किया। फिर आपने लिखते हैं कि सशस्त्र बलों का अतिरिक्त जोखिम को ध्यान में रखते हुए आप MSP देते हैं। वेरी गुड साहब, देते हैं आप, अच्छा है। लेकिन फिर उसे अगली लाइन में परिवर्तन करते हैं कि MSP ग्रेड तय करती है। 5400 का ग्रेड वाला 15,500, उससे नीचे वाले 5200, और MNS नॉन कॉम्बैट को भी शामिल करके आप अपना 70% उसको दे देते हैं, इसलिए वो 10,800 पर हो गई साहब। ये भी विसंगति। इसके अलावा आपने सेकंड लेफ्टिनेंट, एक रैंक होता था, उनको मर्ज करके लेफ्टिनेंट कर दिया, 2 स्टार दे दिए। नायब सूबेदार बेचारा 1 ही स्टार में रह गया। आपका क्या है? ऑफिस सिमिलरिटी, प्रोटोकॉल विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल, काम करना पड़ता सिविलियनों के साथ। एड टू सिविल अथॉरिटी, बाढ़ आ गई, कुछ हो गया। सीमा पर BSF के साथ काम करना पड़ता है, जो पाकिस्तान की तरफ के बॉर्डर है। और जहां मैं दोनों सेक्टरों में काम करके आया हूं, LC हिमाचल, ये अरुणाचल प्रदेश, वहां पर ITBP होती है, उनका रैंक स्ट्रक्चर के स्टार ज़्यादा होते हैं साहब। आपने अपना तो बढ़ा लिया 1 स्टार से 2 स्टार, नायब सूबेदार को आपने छोड़ दिया। इसके अलावा एड टू सिविल अथॉरिटी बतेरे काम होते हैं, तो नायब सूबेदार को आप स्टार ही नहीं देना चाहते हैं तो ग्रेड कहाँ से दोगे? क्या उसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है? मैंने ये चीज़ें फेस की हैं। मैं एज ए प्लाटून कमांडर, एज ए ऑफसेटिंग कंपनी कमांडर ड्यूटी कर चुका हूँ। 30 साल नौकरी के बाद घर आया हूँ। जो इस मंच पे बोल रहे हैं बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, लेकिन एज ए कॉम्बैट नॉलेज जितनी मेरी नौकरी है उतनी इनकी सर्विस है, इसलिए कह रहा हूँ। इसलिए उनने उन चीज़ों को कवर नहीं किया जो मैं अब कर रहा हूँ। क्लियर होगी बात आपकी? अगली बात मैं आपको बताता हूँ कि MSP का निर्धारण में उन्हें आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 क्या देखा गया, जो 3 पंजाब में था, 3A जो है J&K में है, जहाँ पर एक नायक भी एक ऑपरेशन टोली को लेकर किसी घर का सर्च कर सकता है, हथियार बरामद कर सकता है, शत्रु का हथियार समर्पण न करने पर गोली मार सकता है। तो वहाँ पर से जब कमांडरशिप एक साथ शुरू हो गई तो MSP 1550 उनकी कैसे हो गई? हम नहीं कमांडर हैं। आप लड़ाई में घायल हो जाओगे तो मैं करूँगा, ये टीम वर्क है। तो क्या बेचारा सिपाही सिर्फ मरने के लिए है? उसको क्यों नहीं बढ़ाई गई? ये सारे वो भेद हैं जो आपने नहीं बताया। इस मसौदे में भी 2 खास चीज़ें जो इन्होंने छोड़ी। JCOG स्टार्ट फ्रॉम लेवल 8 ग्रेड पे 4800 वाला, वहाँ पर गजटेड शुरू होता है, जहाँ पर हाई स्कूल के हेडमास्टर शुरू होते हैं। आपने 2 स्टेप नीचे फेंका जहाँ पर हवलदार होना चाहिए था, नॉन कमीशन ऑफिसर। दूसरा, आपने स्टार वैल्यू उनकी कम कर दी इन पैरामिलिट्री फोर्सेज के सामने। वो कैसे काम करेगा? CI/CT में CRPF के साथ पत्थरबाज आते हैं कश्मीर में, बॉर्डर पे BSF होती है, ITBP होती है साहब, चाइना बॉर्डर पर सिविल में अन्य पदाधिकारी होते हैं पुलिस के या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के। तो ये चीज़ें अगर ठीक कर देंगे तो वो ORP स्वतः ही ठीक हो जाएगी। ये थी वो बीमारियां जिसका मुझे बोलने नहीं दिया गया, ना कपिल के मंच पर ना ही वीर बहादुर के मंच पर। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये खुलासा कर रहा हूँ कि हमने भी अपना मांग पत्र राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और रक्षा मंत्री जी को सौंपा है। जो बातें इसमें शामिल नहीं है वो मैंने यहाँ पे बता दी। आपने अलग से मांग पत्र सौंपी है? जी साहब, हमने माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार, प्रधानमंत्री कॉपी 2 एंड कॉपी 3 टू डिफेंस मिनिस्टर डाली हुई है और शायद उन पर विचार हो भी रहा होगा। यहाँ पर मंच पर कोई बात ही नहीं करने दे रहा, भीड़ इतनी है। न जाने मेरी किस्मत खराब है, पहले भी मौका नहीं मिला, अब भी किसी ने मौका नहीं मिला। सिर्फ पहले हमारा नेतृत्व कोई और दल करता था ORP 1 और 2 में, जो हमें घाटा। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। महाभारत की लड़ाई में भी शंखनाद हुआ जैसे आज हो रखा है। जिसने गलत दल का शंखनाद किया, परशुराम के 3 परम सूरवीर शिष्य मारे गए, भीष्म पिता मारे गए, द्रोणाचार्य जी की मृत्यु हुई और कर्ण भी मारा गया। क्यों? दल गलत था, प्लेटफॉर्म गलत था।
जिसके समझ में नहीं आता है तो मैं पिक्चर के डायलॉग से समझाता हूँ। तेरा क्या होगा कालिया बोलता है ना गब्बर सिंह शोले में, वो बोलता है सरदार आपका नमक खाया है, बोला तो अब गोली खा। इसलिए गलत व्यक्ति का कभी साथ नहीं देना, गलत व्यक्ति का नमक नहीं खाना, आपकी योग्यता धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए हम जेसीओ जवानों की योग्यता के हिसाब से जो हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि हमारा नेतृत्व गलत दल के लोग कर रहे थे, जो अब नहीं होना चाहिए। और धन्यवाद, थैंक यू, आपके चैनल के माध्यम से मैंने लोगों को ये बात रखी, तो शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।